गुड इवनिंग, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। हम बात करते हैं सेविंग्स की, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं और साथ ही कौन से ऐसे फंड्स हैं या कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको सभी सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे। आज हमारा टॉपिक है सेविंग्स और साथ ही एक बार अपने दर्शकों को बता दें वो कैसे अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आज सेविंग्स पे अपने सवाल हमें पूछने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा कोड है सेव, आपको सेव लिखना है और मैसेज करना है 57575 पर। साथ ही हमारी ईमेल आईडी पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है moniguru@zmedia.slgroup.com। इन दोनों विकल्प के जरिए आप अपने सवाल भेजकर एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे जानकार हैं फिरोज अजीज है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आनंद राठी सिक्योरिटीज। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुड इवनिंग। सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। पहले कॉलर का सवाल लेते हैं। चंदन ने सवाल पूछा है गुड़गांव से। इनका सवाल है, फिरोज 31 साल इनकी उम्र है और इनकी इनकम जो है 68,000 है मंथली। और सवाल जो उन्होंने पूछा है, इनका सवाल है ये SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं। ऑलरेडी जो है इनका इन्वेस्टमेंट है LIC में, PPF में इन्होंने ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, लेकिन अब ये SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं। और इन्होंने जो अवधि भी दी है, टाइम होराइजन है इनका 20 इयर्स का टाइम होराइजन। और जो उन्होंने गोल सेट करा है, ये काफी अच्छी बात है। इन्होंने जो गोल बताया है अपना 3.5 करोड़ का इनका जो टारगेट है, इतना ये हासिल करना चाहते हैं 20 साल में। फिरोज, क्या लगता है आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा है? ऑलरेडी जो इनके पास डेट में इनका इन्वेस्टमेंट है, PPF है, LIC की पॉलिसी भी है, क्या वो इनफ होगा इतना हासिल करने के लिए 20 साल में, या और कुछ आप इनको एडवाइस करना चाहेंगे? इनको एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो LIC की जो पॉलिसी है वो थोड़ी सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ मनी हो गया। इंश्योरेंस कवर के लिए LIC की यूलिप ना लेके टर्म प्लान लिया जाए तो थोड़े पैसे और बच जाएंगे, जो इनका गोल मीट करने में काफी मदद कर सकता है। बट इनका जो गोल है काफी रीजनेबल है, 3.5 करोड़ अमाउंट के हिसाब से थोड़ा बड़ा लगता है, बट 20 साल की अवधि है इनके पास। तो 10,000 रुपए महीने दर महीने अगर ये अपनी 68,000 की पगार से सैलरी से अगर वो 10,000 रुपीज सेव कर लें तो डेफिनेटली इनके जो 3.5 करोड़ के लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है 15% पर एनम की ग्रोथ से। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स को यूज करना, SIP को यूज करना एक बहुत अच्छा जरिया होगा इनके लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। उसमें इक्विटी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये डेट में, जैसे आपने बताया पल्लवी जी, कि ऑलरेडी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं PPF के जरिए। तो लार्ज कैप और मिड कैप स्कीम्स को अगर ये कंबाइन कर लें और 10,000 रुपए की कंसिस्टेंटली 20 इयर्स तक मंथ ऑन मंथ अगर इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत अच्छा रहेगा और लक्ष्य पूरा हो सकता है। और रहा सवाल कि कौन सी ऐसी स्कीम्स होगी जो इनको लक्ष्य पूरे करने में मदद कर सकती है, लार्ज कैप कैटेगरी में अगर मैं 2 स्कीम्स बताऊं तो मिराई एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छी लार्ज कैप स्कीम है। उसके साथ दूसरी अगर एक अच्छी लार्ज कैप स्कीम JP Morgan इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, ये 2 स्कीम्स को अगर कंबाइन करें तो अच्छा खासा लार्ज कैप पोर्टफोलियो इनका बन सकता है। और मिड कैप कैटेगरी में रेलिगेयर मिड एंड स्मॉल कैप एक बहुत अच्छी स्कीम होगी अगले 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से। हर साल इसको रिव्यू करना जरूरी है और कंसिस्टेंटली अपने गोल पे डटे रहना और अपनी निवेश को बरकरार रखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल। फिरोज, आपने इनको पोर्टफोलियो तो सजेस्ट कर दिया कि कौन से फंड से ये शुरुआत कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो डेट में इनका इन्वेस्टमेंट है अगर उसी को प्रॉपर एलोकेशन बढ़ाया जाए, जैसे PPF में ये और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें या LIC की पॉलिसी को कंटिन्यू करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि इतना टाइम होराइजन में ये अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? देखिए क्या है कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना डेट में और कितना इक्विटी में। इनके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं डेट में है, उसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है इनको। इनकी जो लक्ष्य है 20 साल का लक्ष्य है, 20 साल में इक्विटी हमेशा डेट को आउटबीट करने की क्षमता रखता है। तो PPF को जारी रखें, वो जो स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा, कंसिस्टेंट टैक्स एफिशिएंट रिटर्न जरूर देगा, उसको बढ़ोतरी करने की मेरे हिसाब से आज गुंजाइश नहीं है।
जी, तो बिल्कुल फिरोज ने जैसे सजेस्ट करा है, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। कुछ फंड्स इनको बताए गए हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी और लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। एक बार फिर से फंड्स इनको बता देते हैं। मीरा एसेट अपॉर्चुनिटी, जेपी मॉर्गन इक्विटी, रेलिगेयर इन्वेस्को मिड एंड स्मॉल कैप फंड को इंक्लूड कर सकते हैं। ये एडिशनल म्यूचुअल फंड्स जहां पे इन्वेस्टमेंट करके ये बेटर रिटर्न्स कमा सकते हैं। चलिए अगले कॉलर है फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ आशीष हैं, आशीष कुलकर्णी है। आशीष, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरे 2 सवाल है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल पूछिए। हाँ, पहला सवाल ये है कि मैं 26 इयर्स का हूँ और मुझे डीमैट अकाउंट खोलना है, तो वो मैं कहाँ खोलूँ जहाँ पे मुझे कम चार्जेस हो और नो हिडन चार्जेस हो। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे 3 म्यूचुअल फंड है जो तीनों भी एसबीआई के हैं। एक है एसबीआई का इमर्जिंग फंड, दूसरा है ब्लू चिप और तीसरा है मैग्नम ग्लोबल, और तीनों भी डायरेक्ट ग्रुप है और तीनों में भी 1000 का एसआईपी है मंथली। तो ये अच्छे फंड से इसको चालू रखूं या फिर कोई दूसरा ले लूं? और स्पेशल वो डीमैट का बताइए, क्योंकि मुझे डीमैट अकाउंट कहाँ खोलना चाहिए और कहाँ पे मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी। बिल्कुल आशीष, आपके सवाल से एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने डीमैट अकाउंट की बात करी, कुछ खास पर्पस है आपका जो डीमैट अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं? आपका पर्पस क्या है? मैम, मैंने बहुत से न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि यंग जनरेशन को थोड़ा सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए, और थोड़ी सी अभी रिस्क ली तो अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि म्यूचुअल फंड के आगे जाके मुझे शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डीमैट खोल के मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँ ट्रेडिंग वगैरह। जी आशीष, आपने एक बात बहुत सही कही कि जितना आप यंग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल रहता है इन फ्यूचर। लेकिन शेयर मार्केट आपके लिए डायरेक्ट स्टेप जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एंट्री बना सकते हैं। अपने एक्सपर्ट से भी एडवाइस आपको दिलवा देते हैं। फिरोज, सवाल आपका सवाल इनका सुन लिया है आपने। क्या सलाह होगी आपकी? ही 26 और डीमैट में ये शेयर मार्केट में ये डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे इनको फिरोज? जैसे आपने सही फरमाया कि डायरेक्ट एंट्री करना मुनासिब ना होगा, क्योंकि उसमें जो है कि एग्रेसिव मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट इक्विटी मॉनिटर फुल टाइम जॉब है, जो कि एक साधारण निवेशक जो दूसरे एक्टिविटीज़ में बिजी रहता है वो मॉनिटर नहीं कर पाता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा माध्यम है जिसमें आप अपना पैसा डाल दें, एक अच्छी व्हीकल है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट कर दें। प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है, काफ़ी सारे एनालिस्ट होते हैं फंड मैनेजर के पास, उसके पास काफी रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, उसके हिसाब से अगर आपके लिए वो इन्वेस्ट करते हैं तो काफी लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी प्रॉफिट बनने की आशंका होती है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट इक्विटी इज अ कंप्लीट नो और डायरेक्ट इक्विटी डेफिनेटली एक अच्छी स्टार्ट पॉइंट नहीं है। माना कि रिस्क लेना चाहिए, 26 इयर्स के हैं आशीष, रिस्क लेने की जो आपने सही कहा, रिस्क नो गेन नो पेन नो गेन, नो रिस्क नो गेन अगेन। सो मेरे हिसाब से रिस्क जरूर लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड व्हीकल बहुत अच्छा व्हीकल है, उसको ही बरकरार रखें, उसमें निवेश को बढ़ाएं, ना कि डायरेक्ट इक्विटी में ट्रेडिंग। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं। ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, तो उसको नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, कोई और करियर है आपका, तो इसमें आप अपना मन डिस्ट्रैक्ट ना करें। और रहा सवाल इनके जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, पूरे स्कीम्स एसबीआई के हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छी स्ट्रेटजी ना होगी, क्योंकि एसबीआई एक फंड हाउस हो गया, उनके एक सीआईओ हैं, माना कि वो बहुत अच्छे सीआईओ हैं, नवनीत मोनॉट, अच्छा प्रदर्शन उन्होंने दिया है, बट डिवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरम स्माइल और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, 2 और स्कीम्स में बताऊंगा, उसमें आप एसबीआई ग्लोबल स्कीम जो है उसको आप निवेश को स्टॉप करके इन दोनों स्कीम्स में आप निवेश करें। जैसे आई बढ़े आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज ले लें, इमीडिएट इफेक्ट में सुंदरम स्माइल को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए। और डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए एक आदमी के लिए। कभी कोई बॉन्ड खरीदे, वो सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का लॉकर है, उसको खोल के जरूर रखें, जहां भी 1000 रुपीज पर एनम के नीचे की कॉस्ट हो मेंटेनेंस पर एनम, तो उधर आप जरूर खुला सकते हैं। बट याद रखिएगा कि ट्रेडिंग इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। फिरोज, बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि ये यंग है और ट्रेडिंग या ज्यादातर ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स पाने के लिए कई दर्शक हमारे ऐसा फैसला ले लेते हैं कि उनको शेयर मार्केट में डायरेक्ट एंट्री बनानी है, या उनको ट्रेडिंग पर्पस के लिए या उनको इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में। लेकिन जैसे फिरोज ने बोला, आप म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट एंट्री शेयर मार्केट में ना लेके म्यूचुअल फंड्स का रूट आप अपना सकते हैं।
फिरोज, आपने फंड्स तो सजेस्ट करें इनको, एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस फंड, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड से ये दूसरे फंड्स में शिफ्ट कर सकते हैं, और साथ ही सुंदरम स्माइल और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड आपने इनको बताई दिए पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ आपसे प्रोसीजर्स में जानना चाहूंगी, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या स्टेप्स इनको फॉलो करने चाहिए? फ्रेशर है ये, कुछ आप इनको स्टेप्स बता सकते हैं? बिल्कुल। आशीष को अगर डीमैट अकाउंट खुलाना हो तो 2-3 स्टेप्स हैं। पहले तो एक डीमेटीरियलाइज्ड अकाउंट के लिए एक फॉर्म आता है, डीमैट फॉर्म एक डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म कहलाता है। उसका एक फॉर्म आता है, एक 20 पेज फॉर्म आता है। हर ब्रोकर का वो स्पेसिफिक फॉर्म होता है, तो एक ब्रोकर के पास जाके वो फॉर्म लेके पूरी सिग्नेचर्स, हर पेज पे सिग्नेचर करने की जरूरत पड़ती है। 20 से 25 पेज पे सिग्नेचर करना की पड़ती है, और उसमें से डिपॉजिटरी चूज करना पड़ता है। एनएसडीएल एक डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल डिपॉजिटरी है। दोनों में से आप कोई भी चूज करें तो इफेक्टिव हो जाएगा। यू कैन बी इनडिफरेंट। उसके बाद जो है एक फोटोग्राफ लगता है, उस पर सिग्नेचर लगती है। आपकी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स जो कहते हैं नो योर क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स, उनकी भी जरूरत पड़ती है। उसमें आप एक एड्रेस प्रूफ, एक आईडी प्रूफ और एक बैंक स्टेटमेंट, इन तीनों को के जरिए और एक फोटोग्राफ के जरिए, और फॉर्म में अगर आपने ड्यूली फिल करके अगर वो सबमिट किया तो टर्न अराउंड टाइम 1 हफ्ते में आपका डीमैट अकाउंट अप एंड रनिंग होता है। फिर उसके बाद एक स्लिप की बुकलेट आती है, जैसे बैंक अकाउंट में एक चेकबुक आती है, वैसे उसको कहते हैं डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, वो आती है। उसको संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इक्वलेंट होती है, चेकबुक के इक्वलेंट होती है। तो डीमैट अकाउंट खुलने के बाद ये जरूर याद रखें, जब कुरियर में डीआईएस स्लिप की बुकलेट आए, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, उसको संभाल के जरूर रखें। वो चेकबुक जैसा काम करती है अपने डीमैट अकाउंट का। तो ये प्रोसीजर होगा। फिरोज ने यहाँ पे आपको एडवाइस दी है, आप किस तरह से एंट्री बना सकते हैं और डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में डायरेक्ट एंट्री आप तभी करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, और साथ ही जब आपको थोड़ा नॉलेज डेवलप हो जाए तब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप म्यूचुअल फंड्स का रूट अपना सकते हैं। अगला सवाल शामिल करते हैं। अशोक ने सवाल एसएमएस किया है हमें दिल्ली से। फिरोज, इनका सवाल है, ये एनआरआई हैं और ये 15 इयर्स से बैंकॉक में रह रहे थे और अब ये वापस आ गए हैं, और इनका जो अकाउंट था एनआरई एसबी अकाउंट था इनका वहां पे। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या ये अकाउंट यहाँ पर भी जारी रहेगा, और साथ ही दूसरा सवाल है इनका, सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर होने पर एफडी पर जो टैक्स इम्प्लीकेशन होगा वो किस तरह लगेगा? फिरोज, देखिए, जब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। काफी लोगों को ये नॉलेज नहीं होती कि अगर एक एनआरआई अगर रेसिडेंट बन जाते हैं, जैसे ये थाईलैंड में 15 साल गुजार के वापस इंडिया आ चुके हैं, और अगर इस एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 180 दिन से ज्यादा वो अगर इंडिया में रह लेते हैं, तो वो रेसिडेंट इंडियन कहलाएंगे, ना कि नॉन रेसिडेंट इंडियन, क्योंकि उन्होंने 180 डेज एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में अगर उन्होंने इंडिया में गुजार लिए तो वो रेसिडेंट हो गए, उनकी एनआरआई स्टेटस चली गई। और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको डिक्लेयर करने की, वो इंडिविजुअल पे होती है और बैंक्स पे कोई रिस्क नहीं रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको जरूर ये डिक्लेयर करना चाहिए अपनी बैंक को कि ये रेसिडेंट हो गए, अपना एनआरआई अकाउंट क्लोज करें और नॉर्मल रेसिडेंट अकाउंट ओपन करें, और जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको नए सेविंग अकाउंट से टैग कर लें, वरना ये लीगली राइट नहीं होगा कि वो एनआरआई अकाउंट, एनआरई और एनआरओ 2 किस्म के एनआरआई अकाउंट होते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। ये दोनों को कन्वर्ट करके रेसिडेंट अकाउंट के में तब्दील करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनके लिए, वरना वो इलीगल कहलाएगा और उसमें वो काफी ट्रबल में आ सकते हैं। तो इमीडिएटली उसको डिक्लेयर करें कि आप इस साल इंडियन बनने वाले हैं। और रहा सवाल इनकी फिक्स डिपॉजिट्स का, इनकी जो टीडीएस जो अमाउंट नहीं कटती क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट थे, वो जारी रहेगा। उनको ये बेनिफिट जरूर रहेगा कि उनकी टीडीएस आगे भी नहीं कटेगी, क्योंकि एक 10 साल की फिक्स डिपॉजिट है। तो उसकी फिक्र ना करें, बट उनको इनकम टैक्स जरूर फाइल करना पड़ेगा एज अ रेसिडेंट इंडियन। बिल्कुल, तो अशोक को सलाह दी है फिरोज ने, कैसे ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। चलिए कुछ और दर्शकों से बातचीत करेंगे, साथ ही कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, फिरोज अजीज बने हुए हमारे साथ। सेविंग्स आज हमारा टॉपिक है, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज सेविंग्स पे बातचीत हम कर रहे हैं और हमारे साथ फिरोज अजीज हैं फ्रॉम आनंद राठी सिक्योरिटीज, आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। अगले कॉलर से भी बातचीत करते हैं। फोन लाइन पे बने हैं हमारे साथ दत्ता घोरपड़े हैं। दत्ता जी, गुड इवनिंग। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पुणे से बोल रहा हूँ मैडम। पुणे से जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। एक्चुअली मैं एक 5 लाख रुपया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो एक्चुअली मुझे मालूम नहीं हो कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या उसके लिए क्या कौन सा अकाउंट चाहिए, क्या क्या मतलब उसका प्रोसीजर क्या होता है। फर्स्ट टाइम आप निवेश करना चाहते हैं या पहले भी कर चुके हैं, या नहीं, आपके नहीं, कोई रिलेशन में कोई इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में? नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मतलब पहली बार मैं कर रहा हूँ। ओके, और पहली बार में यार 5 लाख इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं सीधा शेयर बाजार में? हाँ ये सर, यस मैडम। अच्छा ठीक है, चलिए वैसे इस पे हम बातचीत अभी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपके लिए पोर्टफोलियो कैसे आप डेवलप कर सकते हैं वो फिर उससे एडवाइस दे लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपकी एज जानना चाहूंगी। एज क्या है आपकी? मेरे 30 ईयर्स। 30 ईयर्स एज है आपकी, ठीक है, यंग है। फिरोज, इनका भी यही सवाल है। 30 ईयर्स इनकी एज है और ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट ये लमसम शेयर मार्केट में करना चाहते हैं। और इनफैक्ट राइट क्वेश्चन ये होगा, शेयर मार्केट का पिक्चर को देखते हुए क्या इस टाइम करंट पोजीशंस में ये सीधा शेयर मार्केट में उतर सकते हैं? क्योंकि मार्केट को देखें, फिलहाल थोड़ा सा एक पुल बैक देखा गया, लेकिन 8000 जो है अभी क्रूशल उसका लेवल है 8000, उसको भी ब्रीच करा निफ्टी ने। तो क्या इस समय शेयर बाजार में एंट्री बना सकते हैं या थोड़ा सा इनको वेट करना होगा? थोड़ा सा वेट करके जब करेक्शन फेस ओवर हो जाए उसके बाद ये पोजिशंस बनाए, क्या सलाह होगी फिरोज आपकी? मेरे हिसाब से घोरपड़े जी को टाइम नहीं करना चाहिए मार्केट को। पहला तो इनको डायरेक्टली इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि ये नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये सीजन्ड इन्वेस्टर नहीं है, तो इनको डेफिनेटली डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रो हो जो जानता हो इक्विटी मार्केट्स को, 10 साल से स्टडी किया हो, कपल ऑफ डेकेड से स्टडी किया हो, तो वो डायरेक्टली जा सकते हैं। बाकी नए लोगों के लिए अच्छा जरिया जरूर म्यूचुअल फंड होता है। और रहा सवाल कब एंटर करें मार्केट को, मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर हैं, तो इनको टाइमिंग की बेहद जरूरत नहीं है। मार्केट डेफिनेटली रिट्रैक्ट करके, जैसे आपने सही कहा कि मार्केट 8000 की लेवल को भी नीचे तरफ ब्रीच कर चुकी है। आज भले ही क्लोजिंग 8000 के ऊपर रही है, तो काफी वीकनेस है मार्केट में, बट अगर लॉन्ग पीरियड्स देखी जाए तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड दे सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स रिस्क पे भी बहुत तवज्जो देते हैं और काफी अटेंशन वो रिस्क पे रखते हैं। तो और बहुत सारे स्टॉक्स एक ही पोर्टफोलियो में 40-50 स्टॉक, तो रिस्क काफी कम हो जाता है डायरेक्ट इक्विटी के मुकाबले। तो इनको टाइमिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर हम देखी जाए तो ये 5 लाख रुपए का कॉर्पस अगर ये डाल के छोड़ दें और 15 साल तक अगर इसको रहने दें और 15-17% की भी रिटर्न आए, तो ये 5,75,00,000 लाख रुपए हो सकते हैं। इतनी अच्छी क्वांटम्स इनकी बिल्ड हो सकती हैं। ये अगर डाल के अगर पेशेंटली वेट करें कि परफॉर्मेंस आएगा, तो जरूर 5 लाख को 75 लाख 15 ईयर्स में म्यूचुअल फंड्स कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। अगर 3 अच्छी स्कीम्स बोली जाए, इनको अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी हो अपने 5 लाख के लिए, 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख इन अ लार्ज कैप फंड, SBI ब्लू चिप, एक आप ये लार्ज कैप में बिरला फ्रंटलाइन स्कीम एक ले सकते हैं, और लास्टली फ्रैंकलिन प्राइमा फंड, और चौथा और फंड बोलूंगा रेलीगेयर का बिजनेस लीडर्स फंड। ये 3 या 4 फंड की कॉम्बिनेशन में अगर ये बना के अपना पोर्टफोलियो और पेशेंटली वेट करें, घोरपड़े जी आपकी डेफिनेटली लार्ज कॉर्पसेस बन सकते हैं। और मार्केट की जो वीकनेस है वो शॉर्ट लिव्ड होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली बॉदर नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो फिरोज ने इनको कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स बता दिए हैं, कौन से फंड्स में ये शुरुआत कर सकते हैं, सिप के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न्स पा सकते हैं। क्योंकि जो फंड्स फिरोज ने सजेस्ट करे हैं उनका फंड्स का ट्रैक परफॉर्मेंस भी देखें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, तो फंड्स का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है और काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं इन फंड्स ने। चलिए एक और आखिरी सवाल शामिल करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन है अपना सवाल लेकर। चंदन सिंह है। चंदन, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए लगता है चंदन से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन इन्होंने अपने सवाल की डिटेल्स हमें मैसेज भी करी है। इनका सवाल, इन्होंने फिलहाल अपनी एज मेंशन नहीं करी है और इनका इनकम है
एनुअल इनकम है इनकी 6 लाख। फिरोज, इनका क्वेश्चन है, इन्होंने पॉलिसी ले रखी है, 2 पॉलिसी है इनके पास, LIC की, LIC जीवन सरल, LIC मनी बैक। एक पॉलिसी का प्रीमियम इन्होंने बंद कर दिया है और ये पूछना चाहते हैं दूसरी पॉलिसी, दोनों पॉलिसीज को सरेंडर कर दे इनफैक्ट और उसका अमाउंट विड्रॉ कर ले। और साथ ही HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस की पॉलिसी भी है इनके पास। क्या सलाह होगी आपकी इन तीनों पॉलिसीज पर फिरोज? जो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट जो पॉलिसी है जिसमें इन्होंने 90-95 लाख का टर्म कवर जो लाइफ कवर ले रखा है, बहुत अच्छी डिसीजन लिए इन्होंने। HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट तो डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए और साल दर साल इनको अपनी प्रीमियम्स पे करनी चाहिए ताकि उनकी जो कवर है वो बरकरार रहे। बाकी दो जो स्कीम्स हैं वो एक एंडाउमेंट है, एक यूलिप स्कीम है, तो दोनों ही स्कीम्स की परफॉर्मेंस बहुत खराब है और डेफिनेटली फ्यूचर में भी खराब रहने की काफी चांसेस हैं। तो इन्होंने स्टॉप तो कर दिए हैं फ्यूचर प्रीमियम्स और उसको भी इनको स्टॉप करके दूसरी स्कीम्स में जाना चाहिए जी, म्यूचुअल फंड की, ICICI वैल्यू डिस्कवरी और SBI ब्लू चिप। जी चलिए फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। एक बार तरीका आपको बता देते हैं, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। सेविंग्स पे आप सेव लिखकर हमें मैसेज कर सकते हैं 57575 पर। साथ ही ईमेल ID का भी विकल्प है moneyguru@zmedia.slgroup.com पर। तो मनी गुरु में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।